नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश में 28 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो गई है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आएगा। मंगलवार को ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। वहीं मंगलवार के दिन ही वोटिंग होगी और मंगलवार के दिन ही नतीजे आएंगे, जिससे कांग्रेस खुश है। ऐसे में उपचुनाव में किसका मंगल होगा, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। नतीजे के 4 दिन बाद ही दीपावली है। ऐसे में दिवाली से पहले यह तय हो जाएगा कि एमपी में दिवाली बीजेपी की मनेगी या कांग्रेस की। इधर उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल प्रचार को लेकर और एक्टिव हो जाएंगे। आपको बता दें, इसी साल 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने से 22 सीटें खाली हो गई थी। इसके बाद जुलाई में बड़ा मेलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और नेपा नगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी काजटेकर ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसके बाद मधानता विधायक ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा 3 विधायकों का निधन हो गया था, यानी कुल 28 विधानसभा सीटें खाली हो गई। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख पर भी दांव लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जो सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। कांग्रेस ने अब 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के नामों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कमर कस के चुनाव के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान पर है, जहां जहां चुनाव है। और हम ये मान रहे हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लगभग सारी सीटों पर ही जीत भारतीय जनता पार्टी की ही सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उसमें ना कोई शक है ना शुमार है। इस मध्य प्रदेश में जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा और उसके बाद 15 महीने कांग्रेस का शासन भी देखा। चुनाव की तैयारियां तो महीनों से चल रही हैं, या यूँ हम कह लें कि जब से हम लोग सरकार बनाई है तब से जानते थे कि इस चुनाव का मुकाबला करना है, तो चुनाव के मुकाबले की तैयारियां हर स्तर पर चल रही थी। और संगठन जैसा हमारा काम करता है कि नीचे के स्तर पर उन्होंने एक एक जगह एक एक पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ के नीचे तक का काम करके रख लिया है। कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे? तो कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी? क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें? 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया, जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया। तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है और इसलिए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। शिवराज जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है। चुनाव की बात आज हो रही है, हम तो आज कम से कम 10 और 15 दिन पहले हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी थी। संगठन के स्तर पे मुख्य रूप से जो है ब्लॉक के बाद हमारा मंडलम के बाद सेक्टर, बूथ और पेज प्रभारी तक की बात होती है, वो हमारी अपनी तैयारियां पूरी हो गई थी। चुनाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम भी घोषित हो गए हैं, जो रह गए हैं 2-1 दिन के अंदर, उम्मीद है वो भी हो जाएंगे। तो जो पार्टी की तरफ से तैयारी होनी थी वो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो कर लिया। आज भी जगह जगह उनके नारियल फूट रहे हैं, फूटे थे अभी तक, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पे हमें पूरा भरोसा है। ये 28 सीटों में जो चुनाव हो रहा है उन पे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव 100% कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मौजूदा विधानसभा की आखिर स्थिति क्या है। बीजेपी 107 सीटें, कांग्रेस की बात करें तो 88, बीएसपी की बात करें तो 2, एसपी की बात करें तो 1 और 4 अन्य सीटें हैं। खाली सीट 28 जिस पर उपचुनाव होना है, कुल मिलाकर 230 सीटें। ये अभी का पूरा आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति विधानसभा की अभी है। बीजेपी 107, कांग्रेस की बात करें 88 सीटें कांग्रेस के पास, बीएसपी के पास 2, एसपी के पास 1, 4 अन्य और खाली सीटें हैं 28। ये वही 28 सीटें हैं जिन पर अब 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इस पर उपचुनाव हो रहा है। कुल सीटें
230। और अब आपको दिखाते हैं 2018 में विधानसभा चुनाव के समय क्या स्थिति थी। बीजेपी के पास तब 109 सीटें थी, कांग्रेस के पास थी 114 और समर्थन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। बीएसपी के पास 2, एसपी के पास 1, तब भी अन्य 4 थी। कुल सीटें 230। तो पहले बीजेपी के पास 109 थी, अभी है 107। कांग्रेस के पास 114 थी, अभी है 88। ये अभी की 88 सीटें हैं। लेकिन 2018 के उपचुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव के बाद ये सीटें कांग्रेस के पास थी। बीजेपी के पास 109, बीएसपी के पास 2, एसपी के पास 1, 4 अन्य, कुल मिलाकर 230 सीटें। तो ये विधानसभा का हमने आपको गणित बताया। 2018 में कितनी सीटें थी, किसके पास थी, और अभी मौजूदा कितनी सीटें किसके पास हैं। और अब आपको बताते हैं कि उपचुनाव कहां हैं और वहां मुकाबला कैसा होगा। चलिए ये भी आपको बता देते हैं। नेपानगर सीट, रामकिशन पटेल कांग्रेस उम्मीदवार, सुमित्रा देवी कास्डेकर बीजेपी से संभावित उम्मीदवार, क्योंकि बीजेपी की अभी आधिकारिक तौर पर लिस्ट नहीं आई है, लेकिन संभावित उम्मीदवार आपको हम बता रहे हैं सुमित्रा देवी कास्डेकर। सांवेर सीट की बात कर ले, काफी अहम सीट इसको माना जा रहा है। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से जो, और उसके बाद उम्मीदवार तुलसी सिलावट हैं, वो बीजेपी से संभावित उम्मीदवार हैं सांवेर से। बमौरी की बात भी कर लेते हैं। विधानसभा सीट केएल अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, घोषित हो चुके हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी से संभावित उम्मीदवार हैं। डबरा विधानसभा सीट सुरेश राजे कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इमरती देवी बीजेपी से वहां से संभावित उम्मीदवार हैं। अशोकनगर विधानसभा सीट आशा दोरे कांग्रेस उम्मीदवार, जजपाल सिंह जज्जी बीजेपी से संभावित उम्मीदवार। सांची सीट की बात करते हैं। सांची विधानसभा सीट जहां मदनलाल अहिरवार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बीजेपी से यहां से संभावित उम्मीदवार हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट जहां विश्वनाथ सिंह कांग्रेस उम्मीदवार हैं, नाम घोषित हो चुका है। बिसाहुलाल सिंह बीजेपी से संभावित उम्मीदवार। हाटपिपलिया सीट की बात करते हैं। राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस से उम्मीदवार है और मनोज चौधरी बीजेपी से संभावित उम्मीदवार। दिमनी सीट रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस उम्मीदवार और गिरिराज दंडोतिया बीजेपी से संभावित उम्मीदवार। अंबाह सीट सत्यप्रकाश सखवार कांग्रेस उम्मीदवार और कमलेश जाटव बीजेपी के वहां से संभावित उम्मीदवार हैं। कोहत सीट मेवाराम जावट कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और रणवीर जाटव बीजेपी से वहां के संभावित उम्मीदवार हैं। ग्वालियर काफी अहम सीट और यहां से सुनील शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार और प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी से संभावित उम्मीदवार। तो ये हमने आपको पूरा बताया कि किन किन सीटों पे कौन कौन उम्मीदवार है। हालांकि कांग्रेस ने 2 लिस्ट जारी कर दी हैं, 24 नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रत्याशी जो हैं वो तय हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई सूची जारी बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है, इसलिए संभावित नाम आपको हमने दिखाए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव की तारीखों के ऐलान पर हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा है, चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। कांग्रेस इन उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमने अभी तक 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, बाकी नाम भी हम जल्द घोषित करेंगे। हनुमान भक्त होने के कांग्रेस के दावों पर बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि चलो अच्छा है, कम से कम अब तो इनको राम और हनुमान की याद आई, वरना ये तो अयोध्या में मंदिर की जगह चिकित्सालय और शौचालय बनाने की बात करते थे। वहीं उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का भी दावा किया। होंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हों या राज्य के नेता हों, उनको हनुमान जी, राम जी, सारे देवी देवता याद आने लगे। और इसके पहले वो माला जपते रहते थे या खुदा याद था, उनके नेता भी। तो अच्छी बात यह है कि सोनिया गांधी इटली से आई, लेकिन यदि वो हनुमान जी की भक्त हो जाती हैं, राहुल गांधी हो जाते हैं, बलेरा हो जाते, बाड्रा क्या है वो, तो ये हम लोग की बड़ी सफलता है कि चलो जो जुबान हम बोलते थे, हमारी जो अध्यात्म थे, जो हमारे जिनके लिए हम पूछते थे, राजनीतिक कारणों से, मजबूरियों बस
ये लोग भी कहने लगे हैं। अब इसके पहले मुझे कोई रिकॉर्ड में जानकारी नहीं कि कमलनाथ जी ने कभी हनुमान जी का नाम लिया हो, कभी नहीं। उनके मंत्रियों ने कभी लिया हो, कभी नहीं लिया। वो तो ये कहते हैं कि कोई पेटेंट थोड़ी है किसी का, बीजेपी वालों का धर्म पे पेटेंट थोड़ी है। बोले हनुमान हमारे भी हो सकते हैं। कह रहे थे कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा भी वहां स्थापित करवाई। ये सही बात है कि पेटेंट नहीं है, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर की क्या जरूरत है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी और वो बेहोश हो गए तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए गए, संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा राम भक्त मिला, काल नेमी उसका नाम था, और उसने हनुमान जी को उलझाने का काम किया। अंत में उस काल नेमी का वध किया हनुमान जी ने, और फिर वो जाके जड़ी लेके आए और लक्ष्मण जी ठीक हुए। तो काल नेमी का भी अगर वो राम भक्त होने का दावा करता है तो उद्धार हो जाए इस बहाने, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। और शरद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शरद, आज तारीख का ऐलान हो गया, 3 नवंबर उपचुनाव है, और चुनाव की बात आए, राम ना हो, हनुमान ना हो, तो बड़ा अधूरा सा लगता है। और अब एक बार फिर से राम हनुमान का नाम आ गया है। देखिए, सियासी नजरिए से देखें तो ये कह सकते हैं कि जब बयान आ रहे हो राम की हनुमान की बात ना हो, खास तौर से मध्य प्रदेश में, तो फिर ये अधूरा सा लगता है। लेकिन हाँ, जनता के हित की बात करें तो फिर शायद इन मुद्दों की ज़्यादा अहमियत रह नहीं जाती। लेकिन चाहे 2018 के चुनाव की हम बात करें या अब 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी बात करें, उससे पहले ये जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। और अभी केवल आज की बात नहीं है जब चुनाव आयोग ने तारीखों का अनाउंसमेंट किया है, और ये हुआ कि आज भी मंगलवार है, वोटिंग होगी उस दिन भी मंगलवार है, और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भी मंगलवार है। तो मंगल करके कांग्रेस ने कहा कि ये जो मंगल है वो दरअसल हनुमान भक्त जो कमलनाथ है उनका होगा। और गोपाल भार्गव के बारे में अभी हम सुन ही रहे थे कि उनका कहना था कि दरअसल कुछ दिनों पहले तक ये लोग किसकी माला जपते थे और उन्हें चुनाव से पहले ही भगवान याद आते हैं। तो सियासी तौर पर निश्चित ही इस तरीके के बयान पहले भी आते रहे हैं। उषा ठाकुर के हमने कई बयान देखे हैं, और आने वाले वक्त में अब और क्या क्या बयान सामने आ सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता समझदार है, वो सब समझ रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो फिर उसके ज़हन में अगर कोई विषय होगा तो फिर कहीं ना कहीं उनका हित होगा, उनके विधानसभा क्षेत्र का हित होगा, या फिर ऐसी बातें जो विकास से या उनके उत्थान से जुड़ी हुई हो सकती हैं। देखना होगा कि राजनीतिक दलों के लिस्ट में क्या ये सारे विषय आ पाएंगे, या पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो राम और हनुमान के 10 नवंबर को शरद पता चल जाएगा तो कि राम जी ने और हनुमान जी ने कितनी नैया किसकी पार लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शरद। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन की बारी है। कल भोपाल में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और सुहास भगत के साथ कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। बैठक में नामों पर मंथन के बाद केंद्र को नामों की लिस्ट भेजी जाएगी। 2 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। इस बीच सीएम शिवराज ने आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। पीएम मोदी से भी सीएम आज मिले। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी के समर्थन में प्रचार के लिए रायसेन पहुंचे। कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झूठ और सौदा करने वालों ने सरकार बना ली है, जनादेश को ठुकरा दिया है। इस बार के वोट में आप ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। वहीं कमलनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस के अफसर समझ जाएं, अगर वर्दी वालों ने गलत काम किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कमलनाथ की जब चक्की चलती है तो वो बहुत महीन पीसती है। कि कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पीसती है। बार बार मैं बात कहता हूं, क्या पुलिस का उपयोग करें चुनाव में? अधिकारी और अफसरों का उपयोग करेंगे? मैं अधिकारी और अफसरों को कहना चाहता हूं, सब चीज अब खुली है। ये जमाना खुला जमाना है। जिन अधिकारियों ने दुरुपयोग किया, जिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करी, मैं जनता से गवाही लूंगा, और जनता के गवाही से
हम उस पर जो करना है वो समझना है क्या होगा। चुनाव सौदा करके करना पड़ेगा, सौदा हो जाता है और आप जानते हैं छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। तो अब तो बड़ा सौदा सब जानते हैं कौन सा सौदा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका कोई प्रावधान नहीं बनाया कि बोली बोलकर सरकार बना लो, बोली बोलो सौदा करो सरकार बना लो। हमारे संविधान हमारे प्रजातंत्र के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये सोचा नहीं था। कैसे मध्य प्रदेश कलंकित हुआ देश भर में, सब कहते हैं मध्य प्रदेश टिकाऊ प्रदेश है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में बड़ा मलहरा और जौरा की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ ही कृषक कल्याण योजना का अनुमोदन भी कर दिया गया। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का रास्ता भी कैबिनेट ने साफ कर दिया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10,000 रुपए की राशि आएगी। पहले केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा 77 लाख किसानों को 6,000 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि 2,000 रुपए की किश्त के रूप में किसानों के खाते में डालेगी। वहीं गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगरमालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। हमने देखा कि 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमारे MPRTC के जो परिवहन निगम के कर्मचारी थे, इनको 15 महीने में तनख्वाह नहीं दी। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने तय किया है कि वो 15 महीने से जो लंबित वेतन भुगतान इनका पड़ा हुआ है, इन सबको अब भुगतान करने का प्रस्ताव को आज कैबिनेट में जो आया था उसे अनुमोदित किया गया। नगर निगम में एक लंबे समय से मांग थी कि चंबल का पानी मुरैना आना चाहिए, उसकी पेयजल आवर्धन योजना जो थी और आसपास के जो निकाय थे उनमें जल आवर्धन योजना को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में संचालित यात्री बस वाहनों के देय मोटर कर यान में छूट प्रदान किए जाने वाले यानों को लंबित भुगतान एवं यानों के एक मुश्त भुगतान की अवधि 31/3/20 में वृद्धि करते हुए 31/3/21 और छूट देने का भी आज तय किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुरुषोत्तम शर्मा निलंबित, तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया। शर्मा को भेजा गया PHQ। संतोषजनक सफाई नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाए गए, शुरुआती जांच में पाए गए दोषी। पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया। शर्मा को भेजा गया PHQ। उनसे आज सफाई मांगी गई थी, आज शाम तक का वक्त दिया गया था। जो सफाई उन्होंने दी वो संतोषजनक नहीं लगी और उसी पर कार्रवाई हुई है। घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाए गए, शुरुआती जांच में दोषी पाए गए हैं और अब PHQ उनको भेज दिया गया है। और मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, आज शाम तक का वक्त दिया था सफाई देने के लिए, लेकिन सफाई संतोषजनक नहीं थी। PHQ अटैच। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये वीडियो जारी हुए थे उसके बाद राज्य शासन के गृह विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण इन 2 वीडियो में मांगा गया था और इस वीडियो में जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो ये इस बात का भी जिक्र उस आदेश में था कि यदि समय रहते जवाब नहीं दिया जाता, स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो एक तरफा कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि जवाब उनके द्वारा 5:30 बजे का समय जो दिया गया था उससे पहले पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा ये जवाब गृह विभाग को दिया गया, लेकिन जो जवाब था उससे गृह विभाग के जो अधिकारी थे, जो टीम थी, वो
संतोषजनक उस जवाब को उन्होंने नहीं पाया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ये पहली बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड करने का काम राज्य शासन के द्वारा किया गया है। उनको अब जो है पुलिस मुख्यालय नियत किया गया है, यानी अब उनको पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। इससे पहले गृह विभाग में उनको अटैच किया गया था। तो एक बड़ी कार्रवाई, एक घरेलू हिंसा का जिस तरीके से बिल्कुल मिलाकर पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। और सतना के सिंहपुर थाने में रविवार को हिरासत में राजपति नाम की किसान की मौत हो गई थी। मामले में जहां सियासी रंग ले लिया है मामले ने, वहीं 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि वो डर के चलते कांग्रेस विधायक के घर में पनाह लेकर रह रहे हैं। वहीं पिछले 2 दिनों से मृतक का शव लावारिस हालत में पड़ा है, जिससे बदबू आने लगी है। गांव वालों को डर है कि शव के सड़ने से गांव में महामारी फैल सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।